का। पिताजी, आंखें खोलिए पिताजी। मैं आपके बिना इस दुनिया में क्या करूंगी? आपके सिवा तो मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं बापू। अब मैं कैसे जीऊंगी? राधा की चीखें सुनकर वहां खड़े लोगों की आंखें भी नम हो गईं। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक 7 साल का मासूम बच्चा छोटू दौड़कर एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी दुनिया सिर्फ एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमती थी और वो थी उसकी 16 साल की बेटी राधा। राधा जब पैदा हुई तभी उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। तब से लेकर आज तक रमेश ने ही राधा के लिए माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया था। उसने अपनी बच्ची को बहुत लाड़ प्यार से नाजों से पाला था। रमेश का दिन खेतों की तपती धूप में बीतता। वो जी तोड़ मेहनत करता और फिर शाम को थका हारा घर आकर अपनी बेटी के लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाता। एक दिन जब रमेश चूल्हे के पास बैठा खाना बना रहा था, तभी पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी काकी वहां आ गई। अरे बेटा रमेश, कब तक तू ऐसे ही दिन रात कोलू के बैल की तरह काम में लगा रहेगा? काकी, आप आइए बैठिए ना, काम तो करना ही पड़ता है। अरे अब तो तेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, तू ये चूल्हे चौके का काम इससे बनवाया कर। इससे तुझे थोड़ा आराम भी मिलेगा और तेरी बेटी को भी घर का काम काज आ जाएगा। कल को दूसरे घर जाना है इसे। काकी, मेरी एक ही तो बेटी है। मैं उसे उसकी माँ का प्यार तो नहीं दे पाया, लेकिन मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसे एक पिता का पूरा प्यार और दुलार दे सकूं। मैं अपनी बेटी को बहुत शिक्षित बनाना चाहता हूँ। शिक्षित? अरे किसान की बेटी है वो। हाँ काकी, मेरी बेटी अब मंत्रियों की बेटियों के साथ पढ़ने लगी है और इसके बदले में मैंने आचार्य जी को अपना एक पूरा खेत दे दिया है। खेत दे दिया? तू पागल हो गया है रमेश। महल के लोगों के सिवा हमारे इस गांव में भी तो कोई शिक्षित होना चाहिए ना काकी। इसलिए मैं अपनी बेटी से घर का कोई काम नहीं करवाता। मैं चाहता हूँ कि उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर रहे। अरे रमेश, ये भला क्या बात हुई? शिक्षा से भी किसी का भला हुआ है आज तक? एक कन्या को सही समय पर घर का कामकाज सिखा देना चाहिए, नहीं तो कल को वो अगले घर जाकर तुझे ही गालियां सुनाएगी कि इसके पिता ने तो इसे कुछ सिखाया ही नहीं। उसमें अभी बहुत समय है काकी। आप मेरी राधा की चिंता ना करें। मेरी बेटी देखना, एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करेगी। वो बूढ़ी काकी आए दिन रमेश को इसी तरह ताने मारती रहती थी, लेकिन रमेश हमेशा अपनी बेटी के बचाव में उसका मुंह बंद कर देता था। एक दिन राधा अपने पिता के पास आई। उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता थी। पिताजी, गांव के लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं। क्या कहते हैं गांव वाले? मैं अब बड़ी हो गई हूँ बापू। मुझे भी अब खाना बनाना और घर का काम सीख लेना चाहिए। आप दिन भर खेतों में थक जाते हैं। पगली, तू इन सब बातों पर ध्यान मत दे। तू बस मन लगाकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर। आचार्य जी तुझे जो पढ़ाएंगे ना, उसके बाद तो किसी राजकुमारी से कम नहीं होगी। हाँ बापू, ये भी कोई कहने की बात है? मैं खूब पढ़ूंगी। अच्छा बेटी, अब मुझे खेतों के लिए देर हो रही है। तेरा खाना मैंने बनाकर ढक दिया है, समय पर खा लेना। और हाँ, तेरे उस दोस्त छोटू का खाना भी मैंने बना दिया है, उसे भी दे देना। इतना बोलकर रमेश अपने खेतों की तरफ निकल गया। उस दिन धूप बहुत तेज थी, लेकिन रमेश ने परवाह नहीं की। उसने दिन भर खेतों में जी तोड़ मेहनत की। शाम ढलने लगी थी। आसमान में हल्का अंधेरा छाने लगा था। रमेश अपना फावड़ा कंधे पर रखकर घर की तरफ लौट रहा था। तभी सूखी घास के बीच घात लगाए बैठे एक जहरीले सांप पर रमेश का पांव पड़ गया। सांप ने फुर्ती से रमेश के पैर पर डस लिया। जहर बहुत तेजी से रमेश के शरीर में फैलने लगा। वो दर्द से तड़पने लगा, जमीन पर गिर पड़ा। उसने मदद के लिए आवाज लगानी चाहिए। के बेजान शरीर पर पड़ी। अरे देखो भैया, वहां कौन पड़ा है? अरे ये तो अपना रमेश है। अरे बाप रे, इसे तो इस काले सांप ने काट लिया। जल्दी किसी वैद्य को बुलाओ।
अब क्या वैद्य को बुलाएगा भाई? देह ठंडी पड़ चुकी है। रमेश तो मर चुका है। रमेश की मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग रमेश के शव के पास इकट्ठा होने लगे। अरे भगवान, ये कैसे हो गया अचानक? बीवी तो इसकी पहले से ही मर चुकी थी, अब ये भी चला गया। उस बेचारी लड़की का क्या होगा? पिताजी, आंखें खोलिए पिताजी। मैं आपके बिना इस दुनिया में क्या करूंगी? आपके सिवा तो मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं बापू। अब मैं कैसे जीऊंगी? राधा की चीखें सुनकर वहां खड़े लोगों की आंखें भी नम हो गईं। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक 7 साल का मासूम बच्चा छोटू दौड़कर राधा के पास आया। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से राधा के आंसू पोंछे। दीदी, तू रो मत। तू अकेली नहीं है जो बिना माता पिता के है। देख, मेरे माता पिता भी तो नहीं है। इसीलिए तो मैं पूरे गांव में इधर उधर घूमता हूँ, मारा मारा फिरता हूँ। आज से इस गांव में एक नहीं बल्कि 2 छोटू हो जाएंगे। छोटू गांव का एक अनाथ बच्चा था। उसका कोई नहीं था, लेकिन राधा को उस बच्चे से बहुत लगाव था। वो रोज उसे अपने हाथों से खाना खिलाती और बहुत प्यार करती थी। राधा ने रोते हुए उस छोटे से बच्चे का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब हम दोनों साथ ही रहेंगे छोटू, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी और तू मेरा सहारा बनना। दीदी, आप तो पहले से ही मेरा सहारा हो। मुझे रोज भरपेट खाना खिलाती हो। अब से मैं तेरा सहारा बनूंगा। गांव वालों ने मिलकर रमेश का अंतिम संस्कार कर दिया। चिता की आग तो ठंडी हो गई, लेकिन अब पूरे गांव को एक नई चिंता सताने लगी थी। रमेश की अकेली जवान बेटी राधा का अब क्या होगा? इसी बात पर फैसला करने के लिए अगले दिन गांव की पंचायत बैठी। भाइयों, रमेश हमारे सगे भाई जैसा था। वो चला गया, लेकिन अब हमें उसकी बेटी राधा को कोई न कोई सहारा देना होगा। अरे सरपंच जी, सहारा तो लड़कियां अपने परिवार को देती हैं, परंतु ये तो राधा है। ये किसी को क्या ही सहारा देगी, उल्टे ये तो हम सब पर बोझ ही बनेगी। काकी, ऐसा मत कहिए। मैं तो पहले से ही इसके पिता को समझाती थी कि अपनी बेटी को घर का कामकाज सिखा दे, परंतु उसने मेरी एक ना सुनी। अब बस एक ही रास्ता बचा है, राधा का तुरंत विवाह कर दिया जाए। नहीं, मैं शिक्षित हूँ काकी। मैं इस तरह अचानक किसी से भी शादी नहीं कर सकती। इससे तो अच्छा है कि मैं भी अपने पिता की चिता के साथ जलकर भस्म हो जाऊं। अरे तू चुप कर, इतनी सी होकर हमारे सामने पंचायत में जुबान चलाती है। जो तेरे पिता के पास एक खेत था, वो तो उसने पहले ही तेरी किताबों और पढ़ाई में लगा दिया। वो आचार्य जी को दे दिया। वो मेरे पिता का फैसला था। तो अब क्या तू मिट्टी खाएगी? जो जिम्मेदारी तेरे पिता हम सब गांव वालों पर छोड़कर गए हैं ना, हम बस उसी को पूरा कर रहे हैं। काकी, राधा ठीक कहती है। अभी वो छोटी है, इतनी जल्दी उसका विवाह कैसे हो सकता है? अच्छा, तो क्या तू पालेगा इसको? महंगाई इतनी है, अपने खुद के बच्चों का पेट तो तू भर नहीं सकता, अब तू चला है दूसरों के बच्चे पालने। है हिम्मत? वो बात तो नहीं है काकी। हाँ हाँ बता ना, तू इसका पालन पोषण कैसे करेगा? इस पूरे गांव में अगर कोई ऐसा एक भी आदमी है जो राधा की जिम्मेदारी उठा सके, तो वो अभी सामने आ जाए। बूढ़ी काकी की कड़वी बात सुनकर पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। कोई भी आदमी अपनी जगह से नहीं उठा। राधा की उम्मीद टूट रही थी। ठीक है काकी, मुझे लगता है राधा का विवाह करवा देना ही ठीक रहेगा। वैसे भी राधा अब इतनी छोटी भी नहीं है, 16 साल की हो गई है। परंतु विवाह के लिए कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। तभी भीड़ में से एक औरत खड़ी हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। लड़का है ना, मेरा बेटा ब्रिजेश, वो राधा से शादी करेगा। अरे क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारा बेटा ब्रिजेश तो हमेशा नशे में धुत सड़क पर पड़ा रहता है। वीडियो अच्छी राधा लगी हो अभी तो सिर्फ लाइक 16 और साल की है, सब्सक्राइब जरूर जबकि करें। तुम्हारा बाय बाय ब्रिजेश दोस्तों। पूरे 40 साल का है। यह तो बेमेल विवाह होगा। अरे अरे, अब कोई आसमान से राजकुमार थोड़ी उतरेगा इसके लिए। जो मिल रहा है वो बहुत है, और विवाह के बाद मेरा ब्रिजेश अपनी जिम्मेदारियों को जरूर समझेगा। देखना, वो नशा करना भी छोड़ देगा। सब ठीक हो जाएगा। कभी नहीं। मैं शिक्षित हूँ, मैं जानती हूँ सही और गलत क्या है। मैं उस शराबी के साथ कभी शादी नहीं कर सकती। इससे तो सचमुच अच्छा है कि मैं भी मर जाऊं।
देख राधा, बहुत हो गई तेरी ये पढ़ाई लिखाई की बातें। तेरे पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो तू चुपचाप इस ब्रिजेश के साथ शादी कर ले, और या फिर तुझे हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे आपकी ये दूसरी शर्त मंजूर है काकी। मैं अभी इसी वक्त ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी, हमेशा के लिए चली जाऊंगी यहाँ से। राधा का इतना कहना था कि गांव के कई लोगों ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। काकी, ये लड़की गांव छोड़कर जाएगी कहाँ? बाहर भटकेगी बेचारी। रोक लो उसे, मत जाने दो। जाने दो इसे। जब एक दिन बिना खाए पिए भूखी प्यासी बाहर भटकेगी ना, तो इसे अपने आप अपना गांव याद आएगा। कहाँ जाएगी ये? देखना, कल सवेरे सूरज निकलने से पहले लौटकर वापस आ जाएगी, और तब ब्रिजेश से विवाह करने के लिए खुद तैयार खड़ी होगी। काकी, ये ठीक नहीं है। मैं भी देखती हूँ इसके पिता के वो बड़े बड़े सपने कैसे पूरे होते हैं। अब जाओ सब यहाँ से, पंचायत खत्म हुई, अपने अपने घर जाकर बैठो। और तुम दो लोग जाकर इस राधा को गांव की सीमा के बाहर छोड़कर आओ। गांव वालों ने काकी के डर से वैसा ही किया। उन्होंने राधा को गांव के बाहर के रास्ते पर ले जाकर छोड़ दिया। राधा अकेली, खाली हाथ उस कच्ची सड़क पर खड़ी थी। तभी पीछे से दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई। दीदी, दीदी रुक जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो दीदी। छोटू, तू यहाँ क्यों आ गया? दीदी, इस पूरे गांव में सिर्फ आप ही तो थी जो मुझे रोज खाना देती थी, प्यार करती थी। आपके जाने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे भी साथ ले चलो। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर छोटू का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बिना पीछे मुड़े अनजान रास्ते की तरफ चल दी। अभी वो कुछ दूर ही चले थे कि अचानक मौसम बिगड़ने लगा। आसमान में काले घने बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और जोरदार बारिश शुरू हो गई। बिजली इतनी जोर से कड़क रही थी कि छोटू डर के मारे कांपने लगा। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। ये बिजली, ये बारिश कब बंद होगी? बस कुछ ही देर में ये बारिश बंद हो जाएगी छोटू, तू डर मत। मैं हूं ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। तू बस मेरा हाथ पकड़े रहना। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी बहुत जोरों की लगी है। इतनी देर हो गई चलते चलते। हम कहाँ जा रहे हैं दीदी? छोटू, सच कहूं तो ये मुझे भी नहीं पता कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। गांव वालों ने हमें निकाल दिया है। अब हम दोनों का क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो क्या हम घर नहीं जाएंगे? अब हमारा कोई घर नहीं है छोटू। आज की रात हम दोनों यहीं रहेंगे, इसी सड़क पर। राधा पूरी रात छोटू को सीने से लगाकर गर्माहट देने की कोशिश करती रही। रात बहुत गहरी और डरावनी हो गई थी। राधा को सिर छुपाने के लिए कोई कुटिया तक नहीं मिली। थकावट के कारण छोटू तो सो गया, लेकिन गीले कपड़ों की वजह से वो बार बार कांप उठता था। राधा ने पूरी रात एक पल के लिए भी अपनी पलक नहीं झपकाई। जंगल से आती जंगली जानवरों की खौफनाक आवाजें उसके दिल में दहशत पैदा कर रही थीं। आखिरकार वो खौफनाक रात बीती और सुबह की किरणें फूटीं। उसी समय उस राज्य का राजा अपने सैनिकों की टुकड़ी के साथ अपने घोड़े पर सवार होकर उधर से गुजर रहा था। राजा की नजर सड़क किनारे बैठे उन दो मासूम बच्चों पर पड़ी। राजा ने अपना घोड़ा रोका। तुम दोनों बच्चे यहाँ इस वीरान सड़क पर क्यों बैठे हो? सुबह हो गई है, उठो और अपने अपने घर जाओ। राजा की बात सुनकर राधा का उतरा हुआ चेहरा और भी मुरझा गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम ऐसे रो क्यों रही हो बालिका? जो भी बात है बिना डरे हमें बताओ। हम इस राज्य के राजा हैं, हम तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। महाराज, मेरा नाम राधा है और ये मेरा छोटा भाई छोटू है। हमारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है और कल गांव वालों ने हमें गांव से बाहर निकाल दिया है। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। राधा ने रोते हुए राजा को गांव वालों की पूरी कहानी सुना दी। राजा को राधा और छोटे से छोटू की हालत देखकर बहुत दया आई। तुम्हें अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है राधा।
तुम दोनों हमारे साथ हमारे महल चलोगे? राजा को अपने रथ में बिठाकर अपने विशाल महल में ले आया। राधा, हम अभी अपनी दासी को बोलकर तुम दोनों के लिए कुछ अच्छे और साफ कपड़े और गर्म खाना भिजवाते हैं। और सुनो, अब से तुम इस महल में महारानी की खास दासी बनकर रहोगे। हाँ, हमारे महल में जल्दी ही एक खुशखबरी आने वाली है। महारानी माँ बनने वाली हैं। हमें महारानी की देखभाल के लिए एक समझदार और भरोसेमंद दासी की आवश्यकता थी ही, और ईश्वर ने तुम्हें हमारे पास भेज दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपने हम अनाथों को रहने की जगह दी, हमारे सिर छुपाने के लिए हमें आश्रय दिया। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। इसमें उपकार कैसा? हम इस राज्य के राजा हैं। अपनी प्रजा की रक्षा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। इतना कहकर राजा वहां से चले गए। राधा और छोटू महल में ही रहने लगे। राजा ने राधा को रानी के कक्ष की साफ सफाई और देखभाल का काम सौंप दिया था। एक दिन राधा महारानी के विशाल कमरे की सफाई कर रही थी। तभी महारानी ने राधा को ध्यान से देखते हुए पूछा, राधा, क्या सफाई करने के अलावा तुम कुछ और भी कर सकती हो? महारानी जी, मैं जानती हूँ कि मैं ये सफाई का काम अभी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन विश्वास मानिए, मैं जल्दी ही सब कुछ अच्छे से सीख जाऊंगी। और सफाई के अलावा मैं आपको कहानियों की किताब, युद्ध की नीतियाँ और धर्म की किताबें भी पढ़कर सुना सकती हूँ। किताबें? क्या तुम्हें किताबें पढ़ना आता है? हाँ महारानी जी, मेरे पिता ने मुझे बहुत पढ़ाया है। ऐसी कोई किताब नहीं है जिसे मैं ना पढ़ सकूं। अरे वाह राधा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने तो पहली बार सुना है कि किसी गांव की कोई लड़की इतनी शिक्षित भी हो सकती है। अच्छा ये बताओ राधा, क्या ये छोटू तुम्हारा सगा भाई है? जी हाँ, पर महारानी जी, आपने ऐसा क्यों पूछा? क्या आपको वो मेरा सगा भाई नहीं लगता? नहीं नहीं राधा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे तो वो बच्चा बहुत अपना सा लगता है। बहुत प्यारा है ना वो। सच कहूं तो बहुत ही जल्दी मैं उसे बहुत पसंद करने लगी हूं। मेरा मन करता है उसे देखती रहूं। हाँ महारानी जी, वो है ही बहुत प्यारा। और अब तो इस महल में जल्द ही एक नया नन्हा राजकुमार भी आने वाला है। शायद इसीलिए आपके अंदर की ममता जाग रही है और आपको छोटू और भी ज्यादा अच्छा लगता होगा। हाँ राधा, ये भी हो सकता है। समय बीतता गया। राधा महल के कामकाज में रम गई और महारानी को अपनी पढ़ी हुई किताबों का ज्ञान सुनाकर उनका मन बहलाने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन सुबह सुबह महल के अंदर से एक नवजात बच्चे के रोने की तेज आवाज गूंजी। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़नी चाहिए थी, लेकिन अचानक दाई माँ बहुत घबराई हुई, कांपते हाथों के साथ कक्ष से बाहर आई। महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। क्या हुआ दाई माँ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? बच्चा तो ठीक है ना? महाराज, मुझे क्षमा करें, लेकिन आज हम इस बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। न जाने इस महल को क्या भयंकर श्राप लगा है। भगवान की मर्जी देखिए कि इस महल में बच्चे के जन्म की रोने की आवाज तो गूंजती है, लेकिन कभी उसके बड़े होने की किलकारी नहीं गूंजती। नहीं, नहीं, दाई माँ, तुम ऐसा मत कहिए। ये हमारा दूसरा बच्चा है। इससे पहले भी हम इसी तरह अपना एक बच्चा हमेशा के लिए खो चुके हैं। अब मैं अपने इस बेटे को नहीं खो सकता। महाराज, इस बच्चे को बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? तुम जो कहोगी मैं करूंगा। काली नदी का पानी। यदि वो पवित्र पानी आप अपने बच्चे को लाकर पिला दें, तो ही उसका जीवन बच सकता है। लेकिन महाराज, एक शर्त है। वो पानी लेने के लिए आपको खुद अकेले ही जाना होगा। और याद रहे, उस शापित नदी का पानी इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दाई माँ, मेरे बेटे की जान बचाने के लिए मुझे पाताल भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। मैं अभी काली नदी का पानी लेकर आता हूँ। इधर जब कक्ष के अंदर लेटी महारानी ने दाई माँ की बात सुनी तो वो बुरी तरह घबरा गई। दाई माँ, ये तुम क्या कह रही हो?
महाराज को माँ क्यों भेज रही हो? तुम्हें पता है ना, उसी काली नदी के पास हमने अपने पहले बेटे को खोया था। महाराज अगर फिर से वहां जाएंगे तो वो पुरानी यादें उन्हें तोड़ देंगी। महारानी जी, खुद को संभालिए। काली नदी का पानी बहुत शक्तिशाली है। इस बच्चे के प्राण बचाने के लिए वो बहुत जरूरी है। अब तो महल में दूसरा राजकुमार आ गया है महाराज, और आपके वो पुराने जख्म जल्दी ही भर जाएंगे। महाराज, हमें हमारे बड़े राजकुमार की सचमुच बहुत याद आती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। महारानी, धीरज रखिए। आज काली नदी पर जाने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें अपने इस बेटे को जीवन दान देने के लिए उस नदी का पानी लाना ही होगा। परंतु महाराज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राजकुमार नकुल के जन्म के समय भी तो दाई माँ ने बिल्कुल यही बोला था। ऐसी भी क्या बीमारी है मेरे बच्चों में जिनको सिर्फ काली नदी का पानी ही ठीक कर सकता है? रानी की बात ने एक पल के लिए राजा को भी सोच में डाल दिया, लेकिन बच्चे की गिरती सांसें देखकर राजा के पास सोचने का समय नहीं था। वो अपना घोड़ा लेकर अकेले ही जंगल के उस खतरनाक रास्ते से काली नदी की ओर चल पड़ा। घने जंगल को पार करते हुए राजा काली नदी के तट पर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। अरे, इस नदी का पानी तो बिल्कुल सूख गया है। यहां तो एक बूंद जल नहीं है। अब हम अपने बेटे के लिए काली नदी का पानी कैसे लेकर जाएंगे? कोई तो जादुई रास्ता होगा जिससे ये नदी हमें पानी दे दे। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। राजा वहां खड़े होकर कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे जंगल की झाड़ियों के पीछे से एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी। इस भयानक घने जंगल में अकेली लड़की, कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं? हाँ, हमें जाकर देखना होगा। लेकिन वहां महल में हमारा पुत्र अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। समय से पहले हमें महल भी लौटना है। अगर थोड़ी भी देर हो गई तो हमारे बेटे को बचाना असंभव हो जाएगा। नहीं, ये लड़की भी तो हमारी ही प्रजा है। इसकी रक्षा करना भी हमारा राजधर्म है। हमें जाकर देखना ही होगा। राजा अपनी तलवार निकालकर उस आवाज की तरफ बढ़ा। कोई है वहां? देखो, तुम जो भी हो निडर होकर बाहर आ जाओ। हम यहाँ के राजा हैं। हम तुम्हारी पूरी सहायता करेंगे। हमसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी एक बड़े से पेड़ के पीछे से वो लड़की बाहर आई। उसे देखकर राजा के हाथ से तलवार छूटते छूटते बची। राधा, तुम यहाँ इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैंने आपकी, दाई माँ और महारानी की वो सारी बातें छुप कर सुन ली थी। वो काली नदी के पानी वाली बात। अच्छा, तो तुम हमारी बातें छुपकर सुन रही थी और हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई? नहीं महाराज, मेरा विश्वास कीजिए। मैं तो सिर्फ आपकी सहायता करना चाहती हूँ। तुम हमारी क्या सहायता करोगी बालिका? तुम चिंता मत करो। हम काली नदी का पानी किसी न किसी तरह लेकर ही आएंगे। तुम अभी इसी वक्त महल वापस जाओ। यहाँ पर इस तरह तुम्हारा रहना खतरे से खाली नहीं है। महाराज, आप सच में अपनी प्रजा का इतना ख्याल रखते हैं? अगर दुनिया में सारे राजा आपके जैसे होते तो सबका राज्य कितना सुरक्षित और खुशहाल होता। राधा, अपनी तारीफ हम महल में आराम से बैठकर भी सुन सकते हैं। इस समय हमारे पुत्र की जान खतरे में है। तुम यहाँ से जाओ। महाराज, मेरी बात सुनिए। मेरे पास इस समय एक उपाय है जिससे इस सूखी हुई काली नदी के पानी को फिर से वापस लाया जा सकता है। उपाय? लेकिन तुम्हें वो उपाय कैसे पता? महाराज, मैंने किताब में विस्तार से पढ़ा है इस काली नदी के रहस्य और इसके पानी के बारे में। हाँ, महारानी बता रही थी कि तुमने दुनिया भर की बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम इन किताबी कहानियों के जरिए हमें हमारे असली काम से भटका दोगी। राजा राधा को डांट ही रहा था कि तभी एक भयानक गर्जना के साथ उस सूखी काली नदी के अंदर से एक विशाल और खूंखार दैत्य प्रकट हुआ। उसका शरीर पहाड़ जैसा था और आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। राजा घबराकर 2 कदम पीछे हट गया और फिर तुरंत खुद को संभालते हुए आगे आया। वो दैत्य बहुत जोर जोर से डरावनी आवाज में हंसने लगा। तुम्हारी सहायता करके मुझे बहुत खुशी होगी राजा। ले लो पानी। राजा ने राहत की सांस ली।
जैसे ही राजा ने नदी से पानी भरने के लिए अपना मटका उठाकर दैत्य की तरफ किया, तभी पीछे से राधा दौड़कर आई। राधा के हाथ में कुछ लाल रंग की चमकीली मिट्टी थी। उसने वो मिट्टी अपनी हथेली पर रखी और पूरी ताकत से फूंक मारकर उस मिट्टी को दैत्य की तरफ उड़ा दिया। लाल मिट्टी के कण जैसे ही हवा में उड़कर उस विशाल दैत्य के शरीर से टकराए, एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते वो भयानक दैत्य आग की लपटों में जलकर वहीं भस्म हो गया। दैत्य के मरते ही नदी का बचा हुआ पानी भी हमेशा के लिए गायब हो गया। ये देखकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे मूर्ख लड़की, ये तूने क्या किया? तूने इस नदी के रक्षक को ही मार डाला। अब हमारे मरते हुए बेटे को काली नदी का पानी कहां से मिलेगा? तूने मेरे बेटे की आखिरी उम्मीद भी छीन ली। शांत हो जाइए महाराज। मुझे पता है आप मेरी बात पर आसानी से विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी आंखों के सामने इस किताब पर तो विश्वास करेंगे ना? राधा ने अपने कपड़ों में छुपाकर रखी एक पुरानी किताब निकाली और राजा के सामने खोल दी। ये देखिए महाराज, इस काली नदी के रहस्य नाम की पुस्तक में बिल्कुल यही सब साफ साफ लिखा है। इसमें लिखा है कि यदि कोई भी इंसान इस काली नदी के पानी को छू ले या अपनी संतान को पिला दे, तो उसकी संतान उसी पल उसके सामने ही दम तोड़ देगी। ये पानी नहीं, जहर है। और महाराज, ये पुस्तक मेरी नहीं है, ये आपके ही शाही पुस्तकालय की पुस्तक है, जो मैंने वहां से उठाई थी। राजा ने उस किताब के पन्ने पढ़े तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। पर राधा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तुम ठीक उसी समय ये किताब लेकर यहाँ कैसे पहुंची? ठनका। मैं समझ गई कि ये सब कोई संयोग नहीं, बल्कि दाई माँ की रची हुई एक बहुत बड़ी और गहरी चाल है। मुझे तुरंत याद आया कि एक दिन जब मैं रानी जी को पुस्तकालय में किताब पढ़कर सुना रही थी, तो मैंने देखा था कि वहां पर काली नदी का रहस्य नाम की एक बहुत पुरानी रहस्यमयी किताब रखी है। आप जब यहाँ आने के लिए महल से निकले, तो मैंने दौड़कर उस किताब को निकाला, उसे पढ़ा, और मैं सब समझ गई कि आपके साथ एक भयानक साजिश हो रही है। राजा को सारी सच्चाई शीशे की तरह साफ दिखने लगी। उसने राधा की तरफ कृतज्ञता से देखा। हाँ महाराज, काली नदी का पानी जीवन देने वाला अमृत नहीं, बल्कि मौत देने वाला एक अभिशाप है। दाई माँ आपके बच्चे को मारना चाहती है। राधा, तुमने आज मेरे बेटे को बचा लिया। अगर तुम समय पर आकर इस दैत्य को नष्ट ना करती, तो मैं खुद अपने हाथों से अपने बेटे को मौत पिला देता। अब हम जीवन भर तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। महाराज, मेरा शुक्रिया बाद में कीजिएगा। पहले आप चलकर उस असली मुजरिम को तो पकड़ लीजिए। मुजरिम तो पकड़ा ही गया समझो राधा। वो कैसे महाराज? क्योंकि वो दाई माँ ही मेरे बड़े बेटे की असली कातिल है। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं महाराज, रुकिए। दाई माँ कातिल नहीं है, वो तो सिर्फ शतरंज का एक मोहरा है। असली खिलाड़ी कोई और है। हमें उस असली कातिल को ढूंढना चाहिए। चलिए मेरे साथ। राधा और राजा तुरंत अपने घोड़ों पर सवार हुए और पूरी रफ्तार से महल की तरफ चल दिए। जब वो महल के दरबार में पहुंचे तो वहां का नजारा गंभीर था। दाई माँ महारानी के बहुत नजदीक बैठी हुई थीं। राजा ने गुस्से से लाल आंखों से अपने मंत्री को इशारा किया। मंत्री ने तुरंत सैनिकों के साथ मिलकर दाई माँ को पकड़ लिया और घसीटते हुए सबके सामने दरबार के बीचों बीच पेश किया। महारानी भी अपने बीमार नवजात बच्चे को सीने से लगाए दरबार में आ चुकी थी। दाई माँ, मैंने और महारानी ने तुम पर इतना विश्वास किया, तुम्हें इस महल में भगवान का दर्जा दिया, और तुमने हमारे पीठ पीछे हमारे ही साथ क्या किया? अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया राजा? हाँ, मुझे तुम्हारी उस काली नदी की साजिश का पता चल गया है चुड़ैल। लेकिन अब तुम पूरे दरबार के सामने ये बताओ कि तुमने ये सब घिनौना खेल क्यों खेला? तुम्हारी दुश्मनी किससे थी? दुश्मनी? मैंने तो बस वही किया जो एकदम सही था। तुम बताओ राजा, एक मासूम बच्चे को उसकी जन्म देने वाली मां से अलग करना क्या सही है? एक राजकुमार को
उसके खुद के राज्य से अलग करना क्या तुम्हारी नजर में राजधर्म है? तुमने जो उस बेचारी के साथ किया, क्या वो ठीक था? दाई माँ की बातें सुनकर राजा अंदर तक हिल गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या आपको सच में लगता है महाराज कि आपने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया? अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, क्या आप भूल गए सावित्री को? सावित्री का नाम सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज के माथे पर पसीना चमकने लगा। वो एकदम चुप हो गए। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया महाराज। मैंने तो बस उस बेकसूर सावित्री का साथ दिया है, जिसे मैंने इस महल में अपने सगे बच्चों की तरह लाड़ प्यार से पाला था। मैंने उसका साथ दिया, बल्कि सच तो ये है कि आपको उसका साथ देना चाहिए था। लेकिन आपने अपनी ही बहन समान उस सावित्री के साथ धोखा किया। इतना बोलकर दाई माँ गुस्से से पलटकर दरबार से बाहर जाने लगी। तभी सैनिकों ने अपनी तलवारें निकालकर दाई माँ को चारों तरफ से घेर लिया। दाई माँ बेखौफ खड़ी रही। राजा ने गहरी सांस ली और अपने सैनिकों को पीछे हटने का इशारा किया। सैनिकों ने दाई माँ का रास्ता छोड़ दिया। दाई माँ बिना पीछे मुड़े महल से निकलकर बाहर चली गई। राजा भी भारी कदमों से उसके पीछे पीछे गांव के बाहर के इलाके की तरफ चल दिया। राधा और मंत्री भी उनके पीछे थे। चलते चलते वो गांव के सबसे बाहरी छोर पर बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचे। राजा उस झोपड़ी के बाहर जाकर रुका और आवाज लगाई, कोई है अंदर? उस खस्ताहाल झोपड़ी में एक बहुत ही गरीब पति पत्नी रहते थे। जब बाहर से आवाज आई तो अंदर वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। देखो जी, जरा जाकर देखो तो, आज इतने सालों के बाद हमारे इस गरीब दरवाजे पर कौन आ गया है? जाने किसकी बुरी नजर लग गई है हमारे इस घर की खुशियों को। कभी वो दिन भी थे सावित्री, जब लोग हमें देखकर झुककर प्रणाम किया करते थे, और आज का दिन देखो, जिधर भी जाते हैं लोग हमें गालियां देते हैं, जूते चप्पल फेंक कर मारते हैं, हमें चोर कहकर बुलाते हैं। झोपड़ी के अंदर से वो आदमी सिर झुकाए बाहर आया, लेकिन जैसे ही उसने नजरें उठाकर सामने देखा, खुद राजा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। विजय, क्या सावित्री अंदर है? तभी राजा की आवाज सुनकर सावित्री भी झोपड़ी से बाहर आ गई। सावित्री ने जब इतने सालों बाद राजा को अपने सामने देखा तो उसकी आंखों में नफरत और दर्द दोनों छलक आए। आप यहाँ पर इतने सालों के बाद क्या लेने के लिए आए हैं महाराज? मैंने तो पहले ही अपना सब कुछ, अपना राजपाट, अपना सम्मान सब आपको दे दिया है। अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरी एक छोटी सी बेटी है जो केवल अभी 4 महीने की है। मैं उसे दूध नहीं, सिर्फ पानी पिला पिला कर पाल रही हूँ। मेरे पति रात दिन जानवरों की तरह मेहनत करते हैं, पर उन्हें मजदूरी के कोई 4 पैसे भी नहीं देता। लोग दया खाकर 2 सूखी रोटी फेंक कर दे देते हैं। वही रूखी सूखी रोटी हम पानी में भिगोकर खा लेते हैं। हर कोई हमें सरेआम चोर कहता है। अब और क्या छीनना बाकी है महाराज? सावित्री, तुम्हारी बेटी दूध की जगह पानी पी रही है। उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। अगर उस मनहूस दिन हमने अपने स्वार्थ के लिए तुम दोनों पर महल में राजकोष की चोरी का झूठा आरोप लगाकर तुम्हें महल से धक्के मारकर बाहर नहीं निकाला होता, तो आज हम इतने दुख में नहीं होते सावित्री। ये सब हमारी ही करनी का फल है, हमारे ही कर्मों की सजा है। राजा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। सावित्री के सामने घुटनों के बल बैठ गया। सच बोलूं तो समय ने हमें हमारे पापों की बहुत बड़ी सजा दे दी है। हमें माफ कर दो सावित्री, हमारे साथ वापस महल चलो। हम आज पूरे राज्य के सामने सबको सच बता देंगे कि तुम चोर नहीं हो, बल्कि तुम ही इस पूरे राज्य की असली अधिकारी हो। यह सिंहासन तुम्हारे पिता का है। राधा और बाकी सैनिक ये सुनकर हैरान रह गए। राजा रोते हुए अपना काला सच बताने लगा। जब हम केवल 9 साल के थे, तब अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी विधवा मां के साथ हम इस महल में आसरा मांगने आए थे। तुम्हारे पिता यानी हमारे सगे मामा ने हमें इतने प्यार से अपने बेटे की तरह पाला, लेकिन हमारे मन में उनके उस विशाल साम्राज्य और राजगद्दी का लालच आ गया, और जवानी में कदम रखते ही हमने धोखे से उनकी हत्या कर दी। मुझे पता था।
उनके मरने के बाद मैंने पूरे राज्य की प्रजा की इतनी सहायता की, इतने अच्छे काम किए कि उनके दिल में मेरे खिलाफ कोई शक या सवाल ही पैदा नहीं हुआ। उन्हें लगा मैं ही उनका असली रक्षक हूं। लेकिन उसके बाद से हमारा मन हर रात पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। हमें नींद नहीं आती थी। उस भारी पाप के प्रायश्चित के लिए ही हमने ये फैसला कर लिया था कि हम अपना पूरा जीवन अपनी प्रजा के आसपास रहेंगे और सिर्फ गरीब लोगों की सहायता करेंगे। सावित्री, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हम तुम्हें तुम्हारा छीना हुआ सब कुछ वापस कर देंगे। बस तुम वापस महल चलो। अब सब कुछ बदल गया है महाराज। मेरी जिंदगी के अब कुछ ही दिन बचे हैं। मैं वापस जाकर क्या करूंगी? और वैसे भी आपने जो मेरे साथ किया उसकी सजा आप पूरी तरह भुगत चुके हैं। आपके बड़े बेटे को भालू ने नहीं मारा था महाराज, उसे मैंने ही दाई माँ के हाथों जंगल से उठवाकर इस गांव में अनाथों की तरह छोड़ दिया था। आपका बड़ा बेटा मरा नहीं था। मेरे कहने पर ही दाई माँ ने आपसे वो भालू वाला झूठ बोला था। मैंने आपके पुत्र को 7 साल तक सड़क पर अनाथों और भिखारियों की जिंदगी जीने दी। वो दर दर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, किस्मत ने उसको इस राधा नाम की लड़की से मिलवा दिया और ये राधा उसे वापस उसी महल में ले गई जहां का वो वारिस है। तो क्या छोटू ही हमारा वो खोया हुआ बड़ा राजकुमार है? हाँ, छोटू ही आपका बड़ा बेटा है। मैंने जो हिसाब करना था वो कर लिया महाराज। सावित्री के बार बार मना करने के बाद भी राजा उसे और उसके पति को पूरे सम्मान के साथ अपने महल में ले आया। अगले दिन एक विशाल दरबार सजाया गया। राजा ने अपनी पूरी प्रजा और गांव वालों के सामने अपनी पुरानी सभी गलतियों की सच्चाई बताई। सावित्री से हाथ जोड़कर माफी मांगी। आज से इस साम्राज्य के मैं 4 हिस्से करता हूँ। 2 हिस्से मेरे दोनों राजकुमारों के होंगे, एक पूरा हिस्सा मेरी बहन सावित्री का होगा, जिस पर इसका असली हक है, और आखिरी हिस्सा राधा का होगा। उस दिन पूरे राज्य को समझ आ गया कि असली ताकत धन या तलवार में नहीं, बल्कि शिक्षा और अच्छे संस्कारों में होती है। राधा ने अपने ज्ञान और समझदारी से न सिर्फ राजा के परिवार को बचाया, बल्कि पूरे राज्य की सच्चाई भी सबके सामने ला दी। आखिरकार छोटू को अपने असली माता पिता मिल गए, सावित्री को उसका सम्मान वापस मिला और रमेश का सपना भी सच हो गया। इसके बाद सभी लोग एक परिवार की तरह महल में खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, जीवन में मिला हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि सही समय आने पर वही ज्ञान इंसान की सबसे बड़ी ताकत बनता है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। हम हर हफ्ते ऐसी ही मजेदार एनिमेशन लाते रहते हैं। अगला वीडियो मिस ना हो इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।